संसार के महानतम कवियों में गिने जाते हैं, परंतु उन्होंने शिक्षा नाम मात्र को भी नहीं पाई थी। उतना ही नहीं जो सामान्य ब्राह्मण बालकों को उस जमाने में दी जाती थी। उनके माता पिता उन्हें 5 वर्ष का ही छोड़कर चल बसे थे और उनका लालन पालन किसी दयालु ग्वाले ने किया, वह भी अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में उसका हाथ बटाते थे। खाने में दूध, दही, मक्खन की कमी न थी। सो कालिदास बड़े गठीले जवान निकले, किंतु थे वे अनपढ़ देहाती। गाय चराने से जो समय मिलता उसमें वे गांव के काली के मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। इसी से उनका नाम कालिदास पड़ा। संयोग की बात कि उन दिनों जो वाराणसी के नरेश थे, उनकी कन्या बड़ी रूपवान और गुणवान थी। मुझे चिंता है तो यही कि वासंती के लिए उसके जैसा ही रूपवान गुणवान वर कहाँ मिलेगा। वर रुचि जो है वे सब प्रकार से उपयुक्त है। वर रुचि वे विद्वान तो हैं, किंतु वासंती को रिझाना सहज नहीं है। और उससे कह कर तो देखें ताकि उसके मन का कुछ पता चले। वासंती को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। कोई पुरुष है आपकी दृष्टि में जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर सके, ऐसा पुरुष खोज लाइए, वही मुझे पाने का अधिकारी हो सकता है। वर रुचि ने चुनौती स्वीकार कर ली। तब वासंती घबराई, क्योंकि वर रुचि उसे पसंद न था और वह उससे विवाह करना नहीं चाहती थी। वह है विद्वान, कहीं मुझे हरा न दे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके साथ चाल करनी होगी, शास्त्रार्थ मुक्त होगा। मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी और आप संकेतों द्वारा ही उत्तर देंगे। तब वासंती ने अपनी एक उंगली उठाई। भगवान ही जाने कि क्या प्रश्न है यह। वर रुचि ने हार मान ली। वासंती खुशी से फूल उठी। मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। नमस्कार महापंडित, पधार जाइए। ऐसा अपमान, राजा की पुत्री है, बदला लूँगा तो कैसे। तभी उन्हें एक अजीब बात देखने को मिली। अरे भाई, डाल मत काटो, अन्यथा गिर पड़ोगे। तुम्हें इससे क्या। वह मंदबुद्धि कालिदास था, जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। यह महामूर्ख है, उसे समझाना व्यर्थ है। वर रुचि अपने रास्ते चले गए। वे कुछ ही दूर गए कि होनी हो कर रही। आहा, सुनो महाराज, ठहरो, तुमसे एक बात पूछनी है। कालिदास भागकर वर रुचि के पास पहुंचा। तुमने कहा था कि मैं गिर पड़ूंगा, यह तुमने जाना कैसे। इसमें जानने की क्या बात है। जो भी देखता वही बता देता कि आगे क्या होने वाला है। पर मैं तो नहीं समझा, तुम कोई ज्योतिषी लगते हो। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। हो कैसे नहीं, तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिरूंगा। बात माना, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मुझ पर क्या करो बताओ। मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तुम्हारा भाग्य राजकुमारी से विवाह होगा। राजकुमारी वासंती घूम रही है मेरे मन में। इस मूर्ख के सहारे उससे बदला लेना चाहिए। आपने बताया राजकुमारी से, इधर तो कोई राजकुमारी नहीं है। मैं जो कहूँ वह करो तो मेरा कहा पूरा हो जाएगा। कालिदास को अपने घर ले गए और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। अब तुम पूरे पंडित लगते हो। राजमहल में तुम्हारी साख जम जाएगी। पुष्पों की यह टोकरी लो। वर रुचि और कालिदास राजमहल गए। ध्यान रहे, राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना है और ओम स्वास्ति कहकर आशीर्वाद देना। तुम कहोगे वही करूँगा। वे राजा हैं। अच्छा, पहले उन पर फूल चढ़ाऊँ, फिर कहूँ क्या कहूँ। उस सट आ गया याद। यह क्या ऊँट कहता है मुझे। वर रुचि ने बुद्धि से काम लिया और स्थिति को संभाला। नहीं महाराज, इन्होंने आपको विशिष्ट आशीर्वाद दिया है। वर रुचि ने तुरंत एक छंद की रचना की और राजा को सुनाया। उमिया साहिस्तात षडानान गणेश्यो टकरपुरो सौरक्षो त्वमसरा शिवा। इन पंक्तियों के प्रथम अक्षरों के संयोग से इन्होंने आशीर्वचन बनाया है। ऐसे विद्वान का दर्शन कर मैं धन्य हूँ। महाराज, ये पंडित
कालिदास हैं। ये राजकुमारी वासंती से शास्त्रार्थ करने पधारे हैं। हर्ष की बात है कि किसी ने यह साहस तो किया। ये राजकुमारी मैं शास्त्रार्थ करेंगे, परंतु ये भी बोलेंगे नहीं, राजकुमारी की तरह मौन रहेंगे। यह तो उचित ही है, शास्त्रार्थ के लिए तिथि नियत करनी होगी। सावधान कालिदास, फिर ऊँट जैसी कोई बात कही तो चौपट हो जाएगा। नहीं कहूँगा। हाथों से जो चाहो करना, बस मुंह मत खोलना, नहीं तो राजकुमारी से विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पहले की तरह इस बार भी वासंती ने एक उंगली उठाई। पुरुष है तो बड़ा आकर्षक, किंतु क्या मेरा प्रश्न भी समझ पाएगा कि परमेश्वर ही एकमात्र सत्य है, शाश्वत। किंतु कालिदास इसका आशय कुछ और ही समझा। अच्छा, तू मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। प्रश्न समझा और उत्तर भी ठीक दिया। इसका मत है कि परमात्मा के अतिरिक्त अव्यक्तिगत आत्म भी सत्य है, शाश्वत है। इस प्रकार ये दो हुए, एक नहीं। वासंती ने दूसरे प्रश्न के रूप में एक हाथ की 5 उंगलियां उठाई। शरीर 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, जल और भूमि से बना है। मुझे तमाचा भी मारना चाहती है। अच्छा, तू तमाचा मारेगी तो मैं घूंसा मारूंगा। सटीक उत्तर दिया। तत्व 5 हैं, तथापि मानव शरीर में एक हो जाते हैं। राजकुमारी वासंती ने हार मान ली और इसे कालिदास को विवाह दिया गया। मेरी विद्वता धरी रह गई और यह मूर्ख जीत गया। राजकुमारी है तो स्त्री ही है, मूर्ख है, इसकी सुंदरता पे रीझ गई। विवाह करके कालिदास राजकुमारी को अपनी झोपड़ी में ले गया। मेरे पति बड़े अपग्रही जान पड़ते हैं, तथापि उनकी विद्वता के कारण हमारा जीवन सुखी रहेगा। तभी कहीं पास में ऊंट की आवाज़ सुनाई दी। वासंती को याद आया कि कालिदास ने उसके पिता को ऊंट कहा था। यह कौन सा पशु है? ऊंट। ऊंट अर्थात उष्ट। हाँ, उष्ट। उष्ट तू संस्कृत का साधारण ऊंट है। बोलने में यह अटके क्यों? संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी है। वासंती को धक्का सा लगा। विद्वान नहीं हो तुम? नहीं, ग्वाला हूँ। ग्वाला, बिगड़ो मत, मैं सदा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। सवेरे ताज़ा दूध दही ला कर पिलाऊँगा। वर रुचि ने मेरे साथ छल किया, किंतु मैं मूर्ख को पति स्वीकार नहीं करूँगी। चले जाओ, मेरा पति तो कोई महान विद्वान ही हो सकता है, तुम ही तो निरे गंवार हो। वह फौरन वहाँ से चल पड़ा तो वासंती को पछतावा हुआ। क्यों मैं ऐसी कठोर हो गई? मैं क्या जानती थी कि यह सचमुच चला जाएगा? वासंती की बात से कालिदास को बड़ी ठेस लगी। मैं विद्वान बनूंगा, पर कैसे? माँ काली का मंदिर है, माँ से ही मांगूं कि मुझे विद्या दो। कालिदास मूर्ति के आगे ध्यान लगाकर बैठ गया। कई दिन उसने कुछ न खाया, कुछ नहीं पिया। माँ, तुम मेरी सुनवाई नहीं करती तो मैं यहीं तुम्हारे चरणों में बलि दे दूंगा। नहीं पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तेरी इच्छा पूरी करूँगी, तू महान विद्वान होगा। नवयुवक कालिदास कृतार्थ और भक्ति से विभोर हो गए और बहुत प्रसन्न होकर घर लौटे आ गए। मैं सुखी हुई। अस्ति कश्चित वाश्मेत। हाँ, काली की कृपा से मुझे संस्कृत का ज्ञान हो गया है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मुझे तुमने दी। तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करने के लिए मैं 3 रचनाएं उन 3 शब्दों से प्रारंभ करूंगा जो तुमने अभी अभी कहे हैं। मेरा आभार मानने की आवश्यकता कहाँ है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पत्नी थी, किंतु तुमने मुझे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर लगाया, इसलिए अब मेरी गुरु हो। वासंती को फिर धक्का लगा और क्रोध भी आया। वह कालिदास जब कभी किसी भी तरह उसे पत्नी मानने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु नारी के हाथों होगी। कालिदास घुमक्कड़ का जीवन जीने लगे। संस्कृत भाषा का उनका अधिकार हो ही गया था, सो प्रकृति की सुंदरता से प्रेरणा पाकर वे संस्कृत में कविताएं रचने लगे। सर्वत्र अपनी समृद्धि विरातना हुआ और ऋतुराज तनाव से जल को
दुर्ड़ाता रहा तथा कमल की कलियों को अछूता ही खिलने के लिए फुसलाता रहा। मेघ टकराते हैं और ढोलों की ध्वनि की तरह गरजते रहते हैं। इंद्र का सातरंगी धनुष दामनी जिसका प्रत्यंचा आकाश में निखर आता है। कालिदास घूमते फिरते राज दरबारों में भी जाते थे। धारा के राजा भोज का दरबार उन्हें बहुत प्रिय था। भोज कला तथा साहित्य के प्रशंसक थे। एक दिन क्या कोई कविता की ऐसी रचना कर सकता है जिसकी अंतिम पंक्ति ये हो, टट्टम 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 टट्टम। दरबार के सब विद्वान चक्कर में पड़ गए। निरर्थक शब्दों से कहीं कविता होती है, परंतु आशु कवि कालिदास में वह प्रतिभा थी। महारानी राजा भोज से मिलने सीढ़ियाँ उतर रही थीं कि चंदन के लेप से भरा सोने का कटोरा उनके हाथ से छूटा और यह ध्वनि करता हुआ टम 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 करता हुआ, कालिदास धन्य है तुम्हारी कल्पना। कालिदास को इच्छा हुई कि दरबारी जीवन पर नाटक लिखें। किसी सुंदरी युवती से किसी राजा का प्रेम इस नाटक का विषय होगा। प्रश्न यह है कि नए लेखक की रचना का स्वागत भी होगा या नहीं। माला विकाग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक था। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें नाटककार के रूप में ख्याति मिले। बुद्धिमान व्यक्ति रचना का अध्ययन करके उसके विषय में अपना मत बनाते हैं, दूसरों के मत को केवल मूर्ख अपनाते हैं। नाटक बहुत लोकप्रिय हुआ। उसका दूसरा नाटक शाकुंतलम ने और अधिक सफलता पाई। धर्मप्राण राजा का अपनी स्नेहमयी पत्नी को परित्यक्त करने के प्रसंग ने दर्शकों को रुला दिया। नारी के जीवन पर शुभ और अशुभ दोनों के लिए अधिकार पति का तोता था। गौतमी चली, राजा ने तो मेरा त्याग कर दिया था, तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे। कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम नामक काव्यों की रचना की और उनकी ख्याति में 4 चांद लगा दिए। राजा भोज कालिदास की मैत्री का बड़ा सम्मान करते थे, फिर भी एक छोटी सी बात पर उन्हें अनुबन हो गई थी। कालिदास, तुम अपने राजा की प्रशंसा में कविता लिखने से इनकार क्यों करते हो? आप निसंदेह महान राजा हैं, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं। तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी और कवियों की तरह मेरे गुण नहीं गाते। आश्चर्य की बात नहीं है। यह है तो सही। राजा भोज के इस व्यवहार से दुखी हो कर कालिदास किसी गांव में जाके चले गए। बहुत दिन बीत गए तो राजा को चिंता हुई, मुझे ही अपने मित्र को खोजना पड़ेगा। दूर दूर तक कालिदास की खोज में आदमी भेजे गए, पर वे नहीं मिले। किंतु राजा भोज ने प्रयास छोड़ा नहीं। तब कालिदास को खोजने का एक उपाय है। अगले दिन दरबार में जो भी मुझे नई कविता सुनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। कविता होनी चाहिए नवीन। फिर राजा ने अपने पंडितों की सभा बुलाई। जब तक कालिदास न आए तब तक सब कविताओं को पुरानी बताते जाना। नई कविताओं में आकर कविताएं सुनाई। यह कविता नई नहीं है, मैंने इसे पहले भी सुना है। यह बात कालिदास के कानों में भी पहुंची। वे राजा के मन की बात को भांप गए और कवियों को निराशा लौटना पड़ा। इसका उन्हें बहुत दुख था। राजा को नई कविता सुनानी है तो नई सुनाई जाएगी। उन्होंने किसी रास्ते में चलते आदमी को बुलाया। यह कविता जाकर राजा भोज को सुनाओ, उनसे कहना कि ये तुमने लिखी है और वे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। परंतु मैं न कवि हूँ न विद्वान, तुम्हें धन तो चाहिए ना बात मानो, तुम्हें धन मिलेगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं। उस आदमी राजा के दरबार में कविता सुनाई। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपके पिता ने कभी मुझसे उधार ली थी। अब तक समय नहीं आया, क्या राजा भोज उस धनराशि को लौटा पाए? पंडित कविता सुन करके सन्न रह गए। मेरी कविता आप लोगों ने पहली भी सुनी है ना? हाँ कहते हैं तो राजा को 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चुकानी पड़ेंगी और ना कहें तो कविता नहीं मानी जाएगी। आपके विद्वानों ने कविता पहले ना सुनी हो तो यह नहीं मानो जाएगी और मुझे 1 लाख मुद्राएं मिलेंगी। राजा भोज ग्रामीण की इस चतुराई पे प्रसन्न हो गए। कविता तुम्हारी नहीं है, लो यह पुरस्कार। जुग जुग जियो राजा भोज। अब एक बात बताओ, कविता तुमने स्वयं लिखी है?
जी जी महाराज, यह धन तुम्हारा हो चुका। तुम सच बोलो, झूठ बोले तो दंड मिलेगा। मैंने नहीं, गांव में एक विद्वान है, उन्होंने लिखी है। कालिदास ही वह विद्वान है। कौन सा गांव है तुम्हारा? मुझे उन विद्वान से मिलना है। वे गांव जा पहुँचे। इस झोपड़ी में रहते हैं। कालिदास, मैं समझ गया कि कविता देकर उस आदमी को तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं भेज सकता। मेरी अनुचित बाल भूल जाओ कविराज और दरबार में चलो, जैसी आपकी इच्छा राजन। इस मेल मिलाप के बाद भी उनमें मतभेद बने रहे। जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती, कालिदास कहीं चले जाते और बहुत मान मनुहार के बाद ही लौटते। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज कालिदास कोई 50 मील दूर गांव में हैं। मैंने उनसे बहुत विनती की, किंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। मैं ही घर जा कर के उन्हें लाऊंगा। राजा भोज की इच्छा यह जानने की हुई कि उनके बारे में कालिदास के क्या विचार हैं। भेष बदल करके जाऊं उनके पास। प्रणाम, मैं धारा से आया हूँ, पधारिए। राजा भोज कैसे हैं? उनका तो हाल में देहांत हो गया। हे राम! कालिदास को इतना दुख हुआ कि वह कविता बनकर फूट पड़ा। धारा नगरी का आधार जाता रहा, वाग देवी सरस्वती का सहारा जाता रहा, विद्वानों को आश्रय दाता जाता रहा, क्योंकि राजा भोज स्वर्ग सिधार गए। आखिर आज तुमने कविता में मेरा गुणगान किया। कालिदास, मैं समझा था कि ऐसी रचना तुमने कभी नहीं करवा पाऊंगा। कालिदास ने राजा को पहचाना और कविता में कुछ परिवर्तन किए। धारा की आधारशिलाएं सुदृढ़ हो गईं। सरस्वती का सहारा बना रहेगा, विद्वानों का आश्रयदाता बना रहेगा। राजा भोज जब तक इस धरती पे विद्यमान है। कुछ समय बाद दोनों में फिर कुछ मनमुटाव हो गया और कालिदास श्रीलंका को चल दिए। श्रीलंका के नरेश कुमारदास कालिदास का बड़ा मान करते थे। फिर भी कालिदास ने उनके पास न जाने का निश्चय किया। राजा कुमारदास को मेरे आने का पता चल गया तो वे राजा भोज को सूचना दे देंगे। मेरी इच्छा अब धारा जाने को नहीं है। अंततः कालिदास किसी नर्तकी के यहाँ टिक गए। राजा भोज की ही तरह कुमारदास भी साहित्य तथा कला के बड़े प्रेमी थे। ये लो 1 सहस्त्र सुवर्ण मुद्राएं, तुम्हारी सुंदर रचना का पुरस्कार। जो कोई इस छंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। किंतु कोई उस छंद को पूरा कर ही नहीं पाया। कुछ दिन बीते तो महाराज ने कार्य बड़ा कठिन दिया है। मैं यत्न करूँगा। क्या छंद है? हमने कमल से कमल के प्रस्फुट होने की बात सुनी तो है, परंतु यह देखा किसी ने नहीं है। मैंने देखा है, तुमने कहा? यहीं अभी मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे कमल मुख पर नयन। बहुत सुंदर, इसे लिख दो। इस छंद पर महाराज अवश्य पुरस्कार देंगे, किंतु वह कालिदास लेगा, उसे नहीं लेने दूंगा। मेरे हाथ में रहेगा तो आभूषण आदि लाऊंगी। उसने तुरंत कालिदास के छुरा भोंक दिया। आह बासंती, तुम्हारा शाप सत्य हो गया। नर्तकी ने छंद कुमारदास को सुनाया। सुंदर, महान है इसका रचनाकर, आपका अनुग्रह है। शैली जानी पहचानी लगती है, यह तो कालिदास की रचना जैसी है। नर्तकी घबराहट से कुमारदास का संदेह और बढ़ गया। यह रचना सचमुच तुम्हारी है? हाँ राजन, तुमने किसी की भी सहायता के बिना लिखी है यह पंक्तियाँ? हाँ। तुम झूठ बोलती हो, सच बताओ, अन्यथा काल कोठरी में बंद करवा दूंगा। मुझे क्षमा करें, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। रचनाकार की मैंने हत्या कर दी। निर्दयी नारी, तूने कालिदास की हत्या कर दी। कुमारदास तुरंत नर्तकी घर गए। हे भगवान, थोड़े से धन के लोभ में इस नारी ने इस महान व्यक्ति के लिए प्राण ले लिए। कुमारदास ने कालिदास का दाह संस्कार करवाया। अग्नि ने कवि के पार्थिव शरीर को घेर लिया तो राज शोक ने इस कदर बिखद्दर मच हो गया कि खुद भी इस चिता में कूद पड़े और उनका शरीर भी जल कर राख हो गया। यह कॉमिक अमरचित कथा पे निर्धारित है और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसी ही आगे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।